नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। क्या आपको पता है कि चाइनीज गवर्नमेंट यूएस के साथ एक बहुत ही अलग तरीके की डील करने जा रही है? इसके ऊपर बहुत जोरों शोरों से बात चल रही है। यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड ऑफ बैलेंस है वो काफी बड़ा है। इस वक्त यूएस में H1B वीजा को लेके बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि भाई जो ट्रेड ऑफ बैलेंस है उसमें वो क्या करेंगे, दे विल सेलेक्ट स्टूडेंट्स, अपने स्टेट स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट्स को वहां भेजेंगे, यूएस भेजेंगे पढ़ने के लिए। द नंबर कैन वैरी फ्रॉम 100 टू 500 टू 5000। इस तरीके की बातचीत चल रही है। आफ्टर ऑल ऐसा हो क्या रहा है जो इस तरीके की ट्रेड डील्स की बात हो रही है? क्या पैसा इतना महंगा हो गया है कि वहां पर वो बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते, या बच्चे प्राइवेट एंटिटी, चाहे वो बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं? तो चाइनीज गवर्नमेंट, बिकॉज दे हैव टू सेंड स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स आर नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, चाइनीज स्टूडेंट्स आर नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, बहुत कुछ और भी करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग मामले हैं, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश कपूर सर फ्रॉम दृष्टिकोण.com। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। Thank you, Gayatri. Always good to be here. So, ये एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। जो इशू आपने बताया ना, वो सही बात है कि जो चाइनीज गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि जो बच्चे हैं उनके वो यहाँ आए एज अ ट्रेड ऑफ फॉर जो भी लार्जर टैरिफ्स और वो सब चीज़ों में चल रहा है। पर और इस सब में ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो यहाँ जो बच्चे आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं और जो बाद में जो यहाँ पर रह जाते हैं और काम करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ की इकोनॉमी के लिए। पर हम इस पूरी डिस्कशन को पहले थोड़ा और वाइडन करते हैं। हम बात करते हैं कि H1B की जो इश्यूज हैं वो हैं क्या, जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट या किसी और गवर्नमेंट को भी ऐसी मेजर्स लेने पड़ेंगे, ऐसे वो काम करने पड़ेंगे। Chinese students are not the highest, number of students in the universities. Actually, Indians होते हैं। तो इंडियंस जो होते हैं वो बहुत सारे यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट्स, जनरली मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं। जब वो यहाँ आते हैं और जब स्टडी करते हैं यहाँ पर, तो उनके, अगर सपोज करो मैं अगर मास्टर्स करने यहाँ आता हूँ या MBA करने आता हूँ, तो मैं करीब $100,000 का एक मेरा बजट होगा जो मैं वो स्टूडेंट लोन लूँगा। उसके बाद ये अगर सर्टेनिटी हो कि मेरे को आगे जाके जॉब मिलेगा यहाँ पर यूएस में, तो मैं वो वैसा लोन मैं पे ऑफ कर सकता हूँ। अगर मैं वैसा लोन पे ऑफ नहीं कर सकता तो मैं यहाँ नहीं आऊँगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो ये H1B का जो पूरा जो सिचुएशन चेंज हुई है कि $100,000 का उन्होंने एक एक्स्ट्रा फी लगाया है। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए, ये जो 100,000 या कोई भी H1B का जो फी होती है वो एम्प्लॉय पे नहीं करता, वो एम्प्लॉयर पे करता है। इट इज़ एम्प्लॉयर पेड। तो अगर मैं किसी कंपनी, इनफैक्ट ये पिछले कई सालों से जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई करते हो पूछते हैं कि वुड यू नीड एनी स्पॉन्सरशिप, कैन यू वर्क विद एनी एम्प्लॉयर, एंड इफ यू से नो, वो आप काम ही नहीं कर सकते, वो बोल देते हैं हम स्पॉन्सर ही नहीं करते। क्योंकि अभी भी $5,000 की जो फी है वो कोई स्पॉन्सर नहीं करता। कोई भी बहुत कम ऐसे वो हैं एम्प्लॉयर्स जो ये $5,000 भी पे करते हैं। $100,000 आप अगर बिजनेस हो, एक बिजनेस के मैनेजर हो, अगर वो CEO, आप $100,000 तो तब दोगे ना जब आप उस बंदे पे $500,000 या $400,000 आप उस पर कमाओगे। अगर आप इतना कमाओगे उससे तो आपको कितनी सैलरी देनी पड़ेगी? करीब $1 million। व्हाई वुड यू हायर अ पर्सन लाइक अदरवाइज, टेल मी। तो अगर कितनी ऐसी जॉब्स हैं यहाँ यूएस में जिसमें छूटते ही आपको कोई बाहर से आप इंसान लेकर आते हो, उसको आप $1 million देते हो, राइट? तो बेसिकली इफेक्टिवली क्या हो रहा है कि $100,000 का जो फी है वो ये इंश्योर करेगा कि कोई भी यहाँ H1B स्पॉन्सर ही नहीं कराएगा। अगर 5,000 में अगर कोई नहीं कर रहा था, 1 लाख में तो आप भूल ही जाओ, राइट? तो अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, यहाँ सोच रहा हूं यूएस आने के लिए, अब मेरे को पता है कि मेरे को आगे जॉब नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ आऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा आओगे वारा ही नहीं, नहीं खाता। एग्जैक्टली, आप आओगे ही नहीं।
तो मेरा वो वारा नहीं खाएगा अगर मैं नहीं आऊंगा। आप ये देखो, हर एक साल के अंदर जो यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट्स आते हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स, वो ऑलमोस्ट $45 बिलियन की ट्यूशन फीस देते हैं। वो सिर्फ ट्यूशन फीस है। बाकी जो डॉर्म में रहना या अपार्टमेंट में रहना, खाना पीना, वो सब करना, उसका जो वो कंजम्पशन और जो वो पैसा खर्च करते हैं वो अलग है, राइट? आप वो यूनिवर्सिटीज जो इनको लेती हैं और $45 बिलियन उनको मिलते हैं, वो अगर नहीं आते तो वो क्या यूनिवर्सिटीज अपने आप को संभाल पाएंगी? एक्चुअली ट्रम्प तो कह रहा है कि हम तो, वो गवर्नमेंट जो है हार्वर्ड को और बाकी जो यूनिवर्सिटीज को पैसे देना बंद कर देंगे। एक तरफ से तो वो मार दे रहा है, ऊपर से ये वाली मार दे रहा है। इफेक्टिवली जो ये यूनिवर्सिटीज हैं, लार्ज यूनिवर्सिटीज, दे आर फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एक जो बहुत गलत फहमी है लोगों को, ये है कि इंडिया में ये कंपनीज, आईटी की कंपनीज या ये सब चीजें, जो सारे लोग जो जाते हैं वो स्किल के लिए जाते हैं कि इंडियन जो है सबसे इंटेलिजेंट है। नहीं, बहुत सारे लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। रशिया में, बेलारूस में, आप यूक्रेन में चले जाओ, आप यहाँ लैटिन अमेरिका में, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। इंडिया के पास जो है वो किसी और के पास नहीं है, वो है स्केल। आप एक माइक्रोसॉफ्ट, amazon, IBM, कैप जेमिनाई, डेलॉयट, ये सारी कंपनीज एक ही जगह पे आके, हर एक कंपनी 100,000 200,000 लोगों को नहीं हायर कर सकती कहीं और, सिर्फ इंडिया में ही कर सकती है। एक बच्चा, एक जो एम्प्लॉई है जो से आज डेलॉयट में काम कर रहा है, वो कल उठ के IBM में चला जाता है। ये सिर्फ इंडिया में हो सकता है, क्योंकि जब वो वहां काम करता है वो स्किल्स लेकर कहीं और चला जाता है। ये प्ले जो है, ये गेम जो है, ये हाफ अ मिलियन या मिलियन लोगों से भी ज्यादा की है। आप किसी भी और देश में आप जाके मिलियन आईटी प्रोफेशनल्स या टेक प्रोफेशनल्स को नहीं हायर कर सकते। आप वहां सिखाओगे कितना? वो दैट इज द स्केल। अब इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो अगर वो कंपनीज कहीं और अगर जाती भी हैं तो वो बहुत थोड़ा स्पेसिफिक काम करती हैं। इंडिया में जब आ रही हैं, अगर आप देखो ये पीछे 2025 में $135 बिलियन इन आईटी की कंपनी, amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने लाइक इन्वेस्टमेंट को वो प्लेज किया कि वो करने जा रही हैं, प्लान्स बनाए हैं उन्होंने। एआई में है, चिप्स में है, और ऐसे वो सेमीकंडक्टर्स वगैरह में वो कर रहे हैं। दीज आर हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजीज। ये वो सड़क छाप टेक्नोलॉजीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी ने 4 किताबें पढ़ी और वो बंदा एआई में और चिप्स में काम करने लग गया। वो पाकिस्तान में वो बड़े खुश होते हैं कि फाइबर में हमारे कितने लोग काम कर रहे हैं। ये वो वाली टेक्नोलॉजीज नहीं है। वो आप एक वेब पेज बना सकते हो, वो 4 किताबें पढ़ के आप एआई के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो वो देयर आर डिफरेंसेस। तो एक तो हाई लेवल के वो है, स्किल्स हैं, टेक्निकल स्किल्स, ऊपर से स्केल है दैट यू कैन नॉट फाइंड एनीवेयर इन दिस, ऑन दिस प्लैनेट, एनीवेयर। दैट इज व्हाई दीज कंपनीज हैव टू गो देयर। अब अगर मैं देखूं तो 2 तरह के मॉडल्स हैं। एक है H1B मॉडल, जिसको मैं कहता हूं H1B मॉडल, और दूसरा है जोहो मॉडल। जोहो हम सब जानते हैं, श्रीधर वेम्बुदे जी की कंपनी है। उन्होंने यूएस में शुरू की थी। वो इंडिया गए, वहां पर रूरल एरियाज में उन्होंने वो शुरू की, और वहां पे वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। उनकी मार्केट पूरे वेस्ट में है, हर जगह पे है, पर यूएस में उनकी मार्केट सबसे बड़ी है। आपको ये बहुत कम लोगों को पता होगा। सबने जोहो के बारे में तो सुना है, किसी ने ओडू के बारे में नहीं सुना होगा। बहुत सारी कंपनीज वो भी यूज करती हैं। वो ओडू जो है, एक बेल्जियन ने शुरू किया था, वो यूरोप में शुरू किया था। दैट गाय सोल्ड एवरीथिंग इन बेल्जियम। उसने जाके हेडक्वार्टर्स अपना गांधीनगर में बनाया है। ही हैज मूव्ड एंटायरली टू गांधीनगर। गुजरात गांधीनगर। हाँ, ही इज अ बिलियनियर who has moved his entire headquarters and operations to गांधीनगर। तो वो भी कंपटीशन में है अगेंस्ट माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड जोहो।
ये वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं जो वहां बन रही हैं, उनके भी मैक्सिमम मार्केट जो है वो यूएस में है। अब एक तो H1B मॉडल था, ये जोहो मॉडल या ओडू मॉडल है कि आप प्रोडक्ट्स बनाते हो इंडिया में और बेचते हो यूएस में। अगर आप H1B मॉडल में होता है, आप प्रोडक्ट्स भी यहां बनाते हो, बेचते भी यहां हो, टैलेंट बाहर से लेके आते हो। उसका क्या फायदा होता है जब H1B टैलेंट यहां आता है, तो यहां आके यहीं सैलरीज कमाता है, यहीं अपना बाहर जाके रेस्टोरेंट में खर्च करता है, ग्रोसरी में खर्च करता है, अपने घर बनाता है, सब कुछ करता है। और यहीं पर अपना वो सैलरी जब लेता है तो टैक्सेस भी देता है, सोशल सिक्योरिटी देता है, मेडिकेयर देता है। यहाँ की पॉपुलेशन एज हो रही है, वो बढ़ती चली जा रही है, उनकी एज जो है, जो यहाँ के जो सिटीजन हैं जिनकी एज बढ़ती चली जा रही है और जो बूढ़े हो रहे हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी पे करने के लिए ये यंग लोग जो हैं यहाँ आके जब H1B पे आते हैं, जब वो सोशल सिक्योरिटी पे करते हैं, अपनी मेडिकेयर पे करते हैं, तब जाके उन बूढ़ों को कुछ मिलता है। आप समझ रहे हैं? यहाँ की यंग जनरेशन इतनी है ही नहीं कि वो पूरा सोशल सिक्योरिटी का भार उठा सके। तो द पॉइंट इज के वो H1B में यहाँ की जो इकोनॉमी है, यहाँ की कंट्री जो है, उसको फायदा होता है, यहाँ के बिजनेसेस को फायदा होता है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है रियल एस्टेट का। यहाँ पर आप ह्यूस्टन चले जाओ, डैलस चले जाओ, अटलांटा में चले जाओ, न्यू जर्सी में, शिकागो में, सैन फ्रांसिस्को में, लॉस एंजलिस में, आप कहीं भी चले जाओ, आप एरिजोना में चले जाओ, कहीं पर मैक्सिमम जो नई जो सब डिविजन्स जो हाउसिंग बन रही है, उसमें एटलीस्ट 70%, जनरली तो 90% से ऊपर होता है, एटलीस्ट 70% जो हाउसिंग, जो नए घर बनते हैं, वो इंडियंस ओन करते हैं, इंडियंस खरीदते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा वो 100,000 टू, नहीं, मैं $1 मिलियन हाउसेस की बात कर रहा हूँ। $1 मिलियन हाउसेस वो खरीदते हैं। यहाँ का जो सबसे बड़ा जो वो है बिल्डर लेनार, वो इतना वो समझ गए हैं इस बात को कि अपने घरों में पूजा रूम बनाते हैं। उनको पता है कि नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग घर जो है ज्यादा जल्दी बिकते हैं, इसलिए उनके लिए प्रीमियम है। उनको ये भी पता है, मुझे नहीं पता था, पर उनको पता है कि तमिलनाडु का एक ऐसा एरिया है जहां के लोग साउथ फेसिंग घर खरीदते हैं, तो इसलिए वो साउथ फेसिंग घर उन्हीं लोगों को बेचते हैं। हम वो सोच नहीं सकते जिस लेवल पे लाइक ये लोग चले गए हैं, बिकॉज मैक्सिमम रियल एस्टेट जो है यहाँ पर, जो नए सब डिविजन बन रहे हैं, वो इंडियंस खरीद रहे हैं। और वो भी H1B पे होते हैं, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ अर्न करते हैं। उनका अगर 100,000 भी अगर मैं ले लूं तो 200,000 का हाउस होल्ड इनकम रहता है उनका, वो अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप समझ रहे हैं? तो अगर वो H1B वाले लोगों को, अगर सपोज करो, एक और चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो वहां लोग नहीं समझते, वो ये है कि जब आपके पास H1B होता है, आप जब उसको रिन्यू कराते हो, आपको इंडिया जाना पड़ता है फॉर स्टैंपिंग। स्टैंपिंग होता है कि हाँ, आपका जो, जब आप वो इमिग्रेशन में आते हो यहाँ पर यूएस में, तब आपका वो जो वीजा है उसको स्टैंप किया जाता है। दैट मेक्स इट लाइक वैलिडेटेड। तो पहले तो इंडिया में स्टैंपिंग होती है उनके काउंसलेट में जाके, उसके लिए उनको एक वो लेना पड़ता है, लाइक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ गए हैं इंडिया में स्टैंपिंग के लिए, वो सारे के सारी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो रीस्केड्यूल कर दी गई हैं फॉर आफ्टर मार्च 2026। अब आप अपने आप को इमेजिन करो, आपके पास ये $1 मिलियन का घर है, आपकी फैमिली यहाँ रहती है, आपका बच्चा स्कूल या कॉलेज में जाता है, आप वहां चले गए हो इंडिया में स्टैंपिंग के लिए, आपको 6 महीने या 1 साल तक वहीं रहना है। अब आप लेके तो गए थे कि 2 वीक्स में वापस आओगे, ऐसा अपॉइंटमेंट लेके गए थे, पर आपको 6 महीने से पहले आप आ नहीं सकते, आप अंदर घुस ही नहीं सकते। आपकी जॉब जाएगी, आपका घर जाएगा, आपकी कार जाएंगी, आपका सब कुछ चला जाएगा। यहाँ पर आपका बच्चे स्कूल से निकल जाएंगे, आपको वापस जाना पड़ेगा। जो यहाँ रहते हैं उनको, जो भी फैमिली यहाँ रहती है, अगर आप स्टैंपिंग के लिए वहां गए हो तो दिस creates a huge problem for a lot of, and
ये छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत सारे H1Bs इस समय भारत में बैठे हैं क्योंकि उनको स्टैंपिंग की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। 6 महीने से कम की वो है ही नहीं वेट अब। उन्होंने साफ बोल दिया मार्च 2026 के बाद होगा, क्योंकि उनके पास इतना प्रोसेस नहीं कर पा रहे वो। ये उनका वो नैरेटिव है। एक तो ये बात है, दूसरा है ग्रीन कार्ड का जो वेट है इस समय वो एटलीस्ट 25 ईयर्स का है, एटलीस्ट 25 ईयर्स। जनरली तो 100 ईयर्स के आसपास है। मतलब अगर आप इस समय, अगर ये पिछले अगर 5 साल में अगर आपने वो किया है, सबमिट किया है फॉर ग्रीन कार्ड, अगर वो एप्लीकेशन डाली है, तो आप अगले 25 साल तक आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। तो मैं H1B पे आया, मेरा यहाँ बच्चा हुआ और मेरा ग्रीन कार्ड अगले 25 साल नहीं आएगा। मेरा वो बच्चा जो है वो बड़ा हो जाएगा 18 साल के टाइम में, उसको कॉलेज जाना होगा। जब कॉलेज जाना होगा तो 2 तरह की ट्यूशन फीस होती हैं, एक होती है इन स्टेट, एक होती है आउट स्टेट, आउट ऑफ स्टेट, और जनरली वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी पे करते हैं। इन स्टेट ट्यूशन फीस होती है, सपोज करो लाइक $10,000 की है पर लाइक एक साल की। अगर वो आउट ऑफ स्टेट का होगा तो 30,000 होगी, 3 गुना होती है। वो 3 गुना के आसपास होती है, कई जगह 4 गुना भी होती है। तो वो ये सोचेगा कि मैं यहाँ रह के कर क्या रहा हूं, क्या कमा रहा हूं, क्योंकि मेरा बच्चा यहाँ कभी ना ग्रीन कार्ड पाएगा, ना वो यहाँ के बेनिफिट्स पाएगा, तो मैं यहाँ क्यों रहूं, मैं इंडिया में क्यों ना चला जाऊं। तो H1B बहुत सारे हैं जो वापस चले जाएंगे क्योंकि उनके ग्रीन कार्ड नहीं मिलेंगे। ऊपर से वो स्टैंपिंग में अगर कभी फंस गए तो वो गए, अगले 4 साल वो इस दलदल से निकल नहीं सकते अगले 4 साल में, क्योंकि उनको अपनी लाइफ को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। 4 साल खत्म होते हुए जो ट्रम्प के, पूरी दुनिया बदल जाएगी। यूनिवर्सिटीज अपनी जो कैंपसेस में बाहर ले जाएंगे, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM, ये अपनी जो कंपनीज के ऑफिस हैं जो हायरिंग है वो इंडिया में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी करी है वो। वो तो कर ही रहे हैं। वो भी अपने जोहो मॉडल या ओडू मॉडल को वो फॉलो करेंगे। द थिंग इज, पीपल डू नॉट रियलाइज यहाँ US में कि कितना बड़ा रेवोल्यूशन आएगा, किस तरीके से जो इकोनॉमी है वो नीचे जाएगी, बिकॉज स्केल रियल एस्टेट विल टेक अ डंप, एजुकेशन सेक्टर विल टेक अ डंप, कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, इनके रेस्टोरेंट्स विल टेक अ डंप, हॉस्पिटैलिटी, या मैं बोलूंगी पूरा का पूरा जो इनका होटल सिस्टम है, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स, वो दैट विल टेक अ डंप, कार्स, या फिर मैं बोलूंगी जो व्हीकल इंडस्ट्री है दैट विल टेक अ डंप, मेडिकल विल टेक अ डंप। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगी कि ये तो भारत की मदद कर रहे हैं, ये करके ये तो सब कुछ भारत की तरफ भेज रहे हैं। जी। हाँ, एक्चुअली क्योंकि यहाँ एक जोक है कि टेस्ला जो है वो एक इंडियन वो कम्युनिटी की कार है। मतलब अगर कहीं टेस्ला कोई देख लेता है वो समझ आता है कि ये कोई इंडियन ही चला रहा होगा। और टेस्ला वो सस्ती कार नहीं है, जो सबसे महंगी कार्स हैं वो इंडियंस खरीदते हैं, और क्योंकि वो वाली कार्स खरीदते हैं जो सबसे बेटर होती हैं। जब टेस्ला नहीं थी, पहले इंडियंस हमेशा टोयोटा और होंडा खरीदते थे, या BMW और मर्क खरीदते थे। कोई अमेरिकन कार्स नहीं खरीदता था, बिकॉज उनको पता है कि सबसे ज्यादा जो वैल्यू रिटेन करती है कार्स वो टोयोटा या होंडा होती हैं, या लाइक वो BMW और मर्क होगी सेकंड नंबर पे। तो इसलिए वो सिर्फ टोयोटा होंडा खरीदते थे, उसके बाद सोचते थे कुछ और करने का। So the thing is कि the kind of changes that will happen to all this, see एक और मैं बात बताऊं आपको कि इंडियंस का जो सोचने का तरीका है, और मैं इसको मैं बड़े अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूं, क्योंकि वहाँ इंडिया में बैठे बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं और लोग हैं जो ये समझते हैं कि यहाँ इंडियंस अगर रहते हैं सिर्फ पैसे के लिए रहते हैं, सिर्फ अपने उसके लिए रह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ पैसे ज़्यादा मिलते हैं, घर बड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कई बार, पर वो चीज़ सबसे मेन फैक्टर नहीं है। इंडियंस ना बहुत, मैं उसको 5 डिफरेंट कैटेगरीज में आता हूँ। एक तो वो हैं जो यहाँ आते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, होटल में रहते हैं थोड़े दिन, उनको लगता है उन्होंने पूरा US देख लिया, और वापस चले जाते हैं। पहली बात तो जो न्यूयॉर्क में रहता है या न्यूयॉर्क में रहा है कभी, या न्यूयॉर्क में उसने विजिट किया है,
वो ये समझ ले अच्छी तरह से कि यूएस इज नॉट न्यूयॉर्क, इट्स जस्ट नॉट न्यूयॉर्क एट ऑल। न्यूयॉर्क एक चीज है, बाकी यूएस दूसरी चीज है। मैं जब यहाँ आया था लोग ये बोलते थे अरे वो फैमिलीज को केयर नहीं करते, फैमिलीज की केयर नहीं करते। यहाँ लोग होम स्कूलिंग करते हैं, अपने बच्चों की होम स्कूलिंग करते हैं और बड़े लार्ज लेवल पे करते हैं। Which is really unheard in India, which is इट very इज rare in अनलॉक्ड इन इंडिया। वो इतना केयर करते हैं वो खुद के बच्चों के लिए, इतना काम करते हैं खुद के बच्चों के लिए। तो ये जो हमने बना रखे हैं ना अपने वो स्टीरियोटाइप्स, वो सारे गलत हैं। क्योंकि एक तो वो हैं जो यहाँ आते हैं, होटल में रहते हैं न्यूयॉर्क में, उनको लगता है उन्होंने पूरा यूएस देख लिया और समझ लिया अच्छे से। दूसरे होते हैं वो यहाँ आते हैं, आईटी की जॉब्स करते हैं कुछ महीने, 4-5 लोगों के साथ वो रहते हैं, लड़कों के साथ, और फिर वो वापस चले जाते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने भी पूरा यूएस समझ लिया। फिर होते हैं जो यहाँ आते हैं H1B पे, फिर यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर फिर आगे जाके घर खरीदते हैं, फैमिलीज बनाते हैं, कार्स लेते हैं, उनके बच्चे कॉलेजेस में आते हैं, स्कूल्स में आते हैं। वो भी एक वो लेवल होता है। फिर होते हैं वो लोग जो यहाँ आते हैं, रहते हैं और शादियां करते हैं अमेरिकन के साथ या बाकी लोगों से। उनका लाइफस्टाइल अलग होता है हम लोगों से, उनके सोचने का तरीका अलग होता है, उनकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, उनकी आउटलुक बहुत अलग होती है। फिर वो लोग होते हैं जो यहाँ आए हैं काफी सालों से, उनकी यहाँ पूरी फैमिलीज यहाँ पर, उनके कजन्स यहाँ पर हैं, उनकी उनके जब सपोज करो अगर थैंक्स गिविंग होता है या अगर क्रिसमस का टाइम होता है, उनके घर में सारे उनके कजन्स वगैरह आएंगे। कोई जर्मन होगा, कोई इटालियन होगा, कोई अमेरिकन होगा, कोई ब्रिटिश होगा। उनका रहने सहने का तरीका, उनका सोचने का तरीका, उनका समझने का तरीका बहुत अलग होता है। जो इन सारे जो लोग मैंने बताए हैं, सारे कैटेगरीज बताए, इन सबका सोचने का तरीका, रहने का तरीका और काम करने का तरीका बहुत अलग है। ये सारे इंडियंस भी अलग हैं, इनका यहाँ रहने का रीजंस भी अलग अलग हैं। यहाँ पर जो रहते हैं, अगर आपका बच्चा 3rd ग्रेड पार कर गया है, आप उस बच्चे को लेके इंडिया में नहीं जा सकते, बिकॉज इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में वो बच्चा फिट ही नहीं होगा। वो ना तो हिंदी जानता होगा, ना वहां की एजुकेशन सिस्टम जितनी स्ट्रांग है उसको वो हैंडल कर पाएगा। अगर वो बच्चा 9 साल से ऊपर चला गया, 10 साल का हो गया, तो वो बच्चा इंडिया की एजुकेशन सिस्टम के लिए मिसफिट हो जाएगा। इसलिए लोग, अगर उनके बच्चे 10 साल के हो गए हैं, वो वापस नहीं जाते, अगर जाते हैं तो उससे पहले चले जाते हैं। तो उन लोगों को ये कहना अरे आपके पास इतने पैसे हैं तो इसलिए आप नहीं आ रहे, रॉन्ग। इसका मतलब आप समझते ही नहीं हो। आप सिर्फ उन लोगों में से हो जो या तो यहाँ आए थे, होटल में रहे थे, वापस चले गए थे, या वो 4 महीने के लिए आए, वो बच्चों के साथ रहे और वापस चले गए यहाँ से। आपने यहाँ की जिंदगी देखी ही नहीं है, आप समझते नहीं हो कि यहाँ I का agree. जीवन Actually, my कैसे। son is also जिस तरीके से आप बता रहे हैं, राइट, मिसफिट होता है, बहुत मिसफिट हो जाता है बच्चों का। एंड इमेजिन अफ्रीका एंड इंडिया आर स्टिल वेरी क्लोजर, यूएस इज राइट, स्टिल वेरी फार, क्योंकि सिस्टम वहाँ पे बहुत अलग है। सो करेक्ट। यू आर सेइंग कि या कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जी। राइट, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि अगले आने वाले जो 4 साल हैं, उन 4 सालों में एक मेजर शिफ्ट आएगा, मेजर शिफ्ट होगा ये। और ये शिफ्ट जो होगा, एक तो स्केल की वजह से होगा, और दूसरा जो प्रायोरिटीज हैं कंपनीज की, वो शिफ्ट होंगी बिकॉज ऑफ द ये जो लॉज और जो ये हरकतें ये कर रहे हैं। बिकॉज हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होना होगा फॉर बर्थ राइट सिटीजन टू गो अवे, बट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो निकाला है ट्रम्प ने कि बर्थ राइट सिटीजनशिप को खत्म कर दिया जाए। अगर वो भी खत्म हो जाती है, देन H1Bs जो यहाँ पर आएंगे, वो अपने बच्चों को यहाँ पैदा क्यों करेंगे? उनके बच्चों को कुछ मिलेगा नहीं। आएंगे तो क्यों फिर? राइट, एक तो वो है, और दूसरा जो हो रहा है कि इवन ग्रीन कार्ड वाले जो बच्चे, जो लोग हैं, उनके भी ग्रीन कार्ड्स इम्पैक्ट हो रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, वो जो सिटीजन बन गए हैं, उनके लिए भी डी नेशनलाइजेशन की बात चल रही है और काम हो रहा है। तो द थिंग इज, अब अगर वहां एक व्हाट बच्चा, डू यू मीन बाय डीनेशनलाइजेशन की बात हो रही है?
एक एक कोई यहाँ आता है H1B पे, उसको ग्रीन कार्ड मिलता है। ग्रीन कार्ड मिलने के 5 साल बाद वो इंसान यहाँ पर एक नेचुरलाइज सिटीजन बन सकता है, वो सिटीजन बन जाता है। वो नेचुरलाइज सिटीजन बन जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको हम डी नेचुरलाइज कर रहे हैं, आपकी सिटीजनशिप आपसे ले रहे हैं वापस। आप समझ So रहे what हो? has gone wrong with Trump's mind? Can't he see the economic fallout? Forget about the relationship between two countries. आपको नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक फॉल आउट है? हाँ है। अब तो इसको मैं एक मेरा इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो मैं एक अपने दोस्त के साथ हम डिस्कस कर रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग, वो मैं बताता हूँ। दे एक्चुअली वांट, इट ऑलमोस्ट सीम्स लाइक दे वांट टू रन दिस इकोनॉमी टू द ग्राउंड। वो इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे अभी पीछे क्रेडिट स्विस और सिलिकॉन वैली बैंक जो थे वो अभी कोलैप्स कर गए थे। पहले भी लेमन ब्रदर्स कोलैप्स हुआ था, बाकी बहुत सारे ऐसे बैंक से जो कोलैप्स हो गए थे। अब उसके बाद उन्होंने ऐसी चीज़ें डाल दी कि बैंक्स एटलीस्ट कोलैप्स नहीं होंगे। पर जब अगर बैंक कोलैप्स होता है तो वो सिर्फ जो आपके डिपॉजिट्स हैं वो सिर्फ $100,000 तक आपको कवर करता है, उसके बाद नहीं करता। तो अगर आपके पास $100,000 से ज़्यादा है तो आपको वो कवर नहीं करेगा, आपके वो पैसे गए। तो अगर यहाँ इकोनॉमी खराब होती है और बैंक्स अगर डिसॉल्व होते हैं या कोलैप्स होते हैं, तो आप ये सोचो कि तब देयर विल बी अ रन ऑन द बैंक्स, कि वो लोग कहेंगे चलो मैं अपने पैसे तो निकाल लूँ कम से कम यहाँ से। आपके पैसे निकालने के ऊपर वो पाबंदी लगा देंगे कि आप नहीं निकाल सकते। अगर आप पैसे नहीं निकाल पाते अपने बैंक से तो क्या होगा, वो ये कहेंगे, तो बहुत बड़ी अपराइजिंग होगी। तो वो ये भी कह सकते हैं कि आज से सारा जो पैसे हैं आपके स्टेबल कॉइन्स या क्रिप्टो में हम डाल देते हैं, आपको वो स्टेबल कॉइन में हम वो पे कर सकते हैं, आपके कैश नहीं रहेगा, यूएस डॉलर। स्टेबल कॉइन की पहले से बात हो रही है अभी, वो दे वांट टू मूव टुवर्ड्स स्टेबल कॉइन। दैट मींस देयर विल बी अ डिजिटल करेंसी गोइंग फॉरवर्ड। If that happens, then they can control what you buy, where you live, what you eat, what you don't eat, everything. So basically, you are at the mercy of a controlled economy. That is something that a lot of these elites have been trying to do. वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इसके बारे में बहुत पहले से बात हो रही है। तो द ओनली थिंग आई कैन सी इज के कोई भी अगर जिसके बारे में जिसके अंदर जरा सी भी समझ है, वो ये सोचेगा कि मैं तो ये पूरी इकोनॉमी को पूरी तरह बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बचेगा ही नहीं। ना आपकी यूनिवर्सिटीज रहेंगी, ना आपकी रियल एस्टेट रहेगी, ना आपकी बैंक्स में जो इतने डिपॉजिट्स आते हैं, जो सैलरी के आते हैं, जो बहुत सारी ऐसी क्रेडिट यूनियन है जो चलती ही सिर्फ इंडियंस की वजह से हैं। मतलब यहाँ पर इंडियंस आते हैं, उनको एक क्रेडिट यूनियन है जो वहाँ बॉस्टन के पास, जो सिर्फ इंडियंस को ही केटर करती है सबसे ज्यादा। तो आप ये सोचो कि, और इस हद तक करती है कि उसकी सीईओ भी इंडियन है। पर बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि the thing is the impact will be so much on this economy that we will not be able to sustain the US economy for very long. Things will happen which will change the entire economic structure of the world. ये अगर पैसे और ये सारी इकोनॉमी अगर इंडिया में चली जाएं, और जो लग रहा है कि जाएंगी, तो एक अलग ही वो लेवल पे इंडिया जा सकती है अगर वो ढंग से अगर हैंडल करे। पर अगर इंडिया में चीज़ें भेज के वहाँ से काम करा कर पर इंडिया को कंट्रोल अगर कर सकते हैं वो, देन वो चाहेंगे करना। अगर नेक्स्ट अगर मैं देखूं अगले साल का, अगर मैं प्रिडिक्शन करूं जो मैंने अभी अपनी न्यूज़लेटर में किया था, उसमें मैं ये कह सकता हूं कि आगे आने वाले 5 साल में ये लोग जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो यूपीआई आधार का जो कॉम्बिनेशन है उसको एक अलग स्केल पे ये लॉन्च करें और इसको क्या कंट्रोल करें कि किस तरह से पेमेंट रेल्स
और पीछे जो वेरिफिकेशन होती है, जो वैलिडेशन होती है, उसको ये कंट्रोल कर सकें। अगर ये टूल्स कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, टेक्नोलॉजी कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, बिकॉज इंडिया की टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है, तो ये नॉर्म्स और फ्रेमवर्क्स और जो उसके आसपास जो पूरा वो रूल्स बने होते हैं, ये उसको कंट्रोल करेंगे कि अगर आप हमारे रूल्स से काम करोगे तो आपके जो पेमेंट रेल्स जैसे यूपीआई वगैरह है उसको माना जाएगा। इंडिया इस समय, आपको क्यों लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट इतनी कोशिश कर रही है कि किस तरह से जैसे हो सके फ्रांस के साथ भी डील कर लो, यूएई के साथ भी डील कर लो, वेस्ट के साथ भी डील कर लो, ताकि यूपीआई हर जगह मान्य हो? Because before that happens, before West does that, UPI needs to become a standard in most of the world, at least in global south, अगर बाहर नहीं होता तो। क्योंकि एक मैं बात बताऊं आपको, ये भी शायद बात नहीं पता होगी लोगों को कि गेट्स फाउंडेशन ने कोशिश की थी टू एक्चुअली गेट द फ्रेमवर्क ऑफ आधार, उनको मिल नहीं पाया। तो उन्होंने Oh क्या my उन्होंने क्या किया, उन्होंने आईआईटी कानपुर के साथ मिलके एक्चुअली एक मोसिप, MOSIP, वो फ्रेमवर्क बनवाया जो कि आधार जैसा ही है। अब उन्होंने दे हैव एक्चुअली इन्वेस्टेड इन अ स्टार्टअप कॉल्ड मोजा लूप। ये सारे ऑडियंस अपने आप रिसर्च कर सकते हैं, MOJALOOP, मोजा लूप। वो यूपीआई का कंपेटिटर की तरह उन्होंने इन्वेस्ट किया। वो दैट इज समथिंग लाइक UPI. So Moja Loop plus Mosip combined together becomes like UPI and Aadhaar. So Gates Foundation already इसमें इन्वेस्ट कर रही है और काम चल रहा है। तो आप ये बिल्कुल हैरानी नहीं होगी मुझे कि अगर अगले आने वाले 4 या 5 साल में that becomes the norm and the standard. तो आप समझ रहे हैं कि अगले So आने वाले 4 साल, H1 H1B visa is just the precursor to all these cascading changes. क्योंकि देखिए अगर मेरे यहाँ कोई आ रहे हैं, बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, पैसे ला रहे हैं, I'll be more than happy to get extra funds, extra money. And मैं ये मानती हूँ कि 30 to 40% of the America is run by Indians. चाहे वो आप एजुकेशन में हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी में हो, मेडिकल केयर हो, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम्स हो, आपका रियल एस्टेट हो, 40% is not a very high figure अगर मैं कहूँ तो, given the contribution of the Americans. तो उस चीज को डिस्टर्ब क्यों करना, unless and until you are planning something else. You can't be so mad, you can't be so stupid कि आप इस तरीके की प्लानिंग कर रहे हो और बिना सोचे समझे। तो इसका मतलब वो जानबूझकर अपनी इकोनॉमी को पूरा एक बार क्रैश डाउन करना चाहते हैं बिफोर दे शिफ्ट ऑन टू अ न्यू वन। राइट, क्योंकि आप खुद देखो ना कि पिछले 20 सालों में सारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ से चली गई और सर्विसेज मोस्टली इंडिया चलेगी, मैन्युफैक्चरिंग चाइना चलेगी। अब जो यहाँ लोग आते थे काम करने, आप उनको भी वो सारा खत्म कर रहे हो, तो आपके पास बचेगा क्या? अनलेस एंड अनटिल आप ये सोच रहे हो कि हम पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर, वो आप कैसे करोगे? वो उसके बारे में देखो, एक चीज जो मेरे को बड़ी अजीब सी लगती है, जिसके बारे में हमारे जो एनालिस्ट हैं उनको जो थोड़ा ढंग से सोचना चाहिए, वो ये है कि हम ये सोचते हैं अरे यूएस तो पूरा कोलैप्स, वेस्ट पूरा कोलैप्स, उसके पास कुछ नहीं बचेगा। एक तो ये तरीका है सोचने का। दूसरा ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे ऊपर 250 साल राज किया था, I कॉलोनियल agree. They are कॉलोनियलिज्म, 50 years always ahead of us. राइट। उसके बाद जब वो कॉलोनियल जब पावर जब नीचे जा रही थी, दे क्रिएटेड इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक एंड UN टू गो थ्रू द सेकेंड राउंड ऑफ कॉलोनियल पावर। ये सारे कॉलोनियल इंस्टीट्यूशंस थे, पोस्ट कॉलोनियल, बट विद द सेम इंटेंशन। Agree. अगर ये नीचे जा रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए, अगर आप चेस प्लेयर हो, क्योंकि मोस्टली जो एनालिस्ट है वैसे बिहेव करते हैं जैसे वो कंचे खेलते हैं। कंचे अगर खेलने आपको फिर वो बात अलग है, पर अगर आप चेस खेलते हो, आपको ये सोचना चाहिए कि अगला बंदा बेवकूफ नहीं है, आपसे वो 100 साल आगे सोचता है। वो अब क्या सोच रहा होगा वो आपको सोचना है। तो जब मैंने सोचनी शुरू की, तब मैंने को ये पता चला, ये मोजा लूप और मोसिप का सिर्फ यही नहीं है। There are many other startups which are being funded by Rockefeller, Rothschild, Soros, Gates, जो आगे आने वाले
जो फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन कर रहे हैं आज। अगर आप सोचो तो, अगर आप जाके रिसर्च करो तो, मैंने इसके बारे में पूरी एक न्यूज़लेटर लिखी थी कि कैसे एआई और क्रिप्टो की जो कॉम्बिनेशन है उसको लेकर ये नेक्स्ट फाइनेंशियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आज डिजाइन कर रहे हैं, जो लोग अब सोच नहीं रहे। तो आपको अगर लगता है कि अगर वो यूएस डॉलर नीचे गिर जाएगा और फलाना हो जाएगा, ढमकाना हो जाएगा, तो सारा यूएस बर्बाद हो जाएगा, you have no idea what they are thinking. They already are planning the collapse of dollar and beyond Correct. that. So Right. so they are thinking in, तो अगर हम वो सिर्फ कंचे खेलते रहेंगे तो हम कंचे खेलते रह जाएंगे। अगर आपको चेस खेलनी है तो आपको ढंग से सोचना पड़ेगा कि अगला बंदा क्या सोच रहा है, तो आपको क्या करना है। तो थैंकफुली इंडिया के साथ ये हुआ कि यूपीआई और आधार जो है वो इंडिया ने बनाया, और यूपी के टाइम में मुझे पता है कुछ डिस्कशंस हुई हैं कुछ ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने बताया कि अगर कुछ एक या दो ब्यूरोक्रेट्स ने अगर ना रोका होता तो यूपीआई का सारा कोड और फ्रेमवर्क चला गया होता, यूपीआई और आधार का। ये बच गया क्योंकि कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स थे जिन्होंने बीच में अड़ंगी डाली। ये इतनी बड़ी चीज थी यूपीआई और आधार का एक साथ जुड़ना कि इसको गिराने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की है, पर बच गया भारत। एंड दैट इज ओनली अ सेविंग ग्रेस। तभी हमेशा ये जो ऑपोजिशन है हमेशा यूपीआई के पीछे पड़ी रही है पहले से। पहले उन्होंने कहा अरे बैंक में तो जीरो। Trump said कि लोगों के पास इंटरनेट हाँ, नहीं है, ये यूपीआई कहाँ से करेक्ट। इस्तेमाल करेंगे, रिमेम्बर? एंड तो आई जो वुड बी लोग, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस ना भी होती, बीजेपी होती, तो भी इकॉनमी चल जाती। मैं उनसे पूछता हूं जिनको ये, जिनके तस्वुर में नहीं था कि यूपीआई कैसे चलेगा, वो आप कैसे मान सकते हो कि वो पूरा जैम का पूरा जो आधार और ये जो यूपीआई का पूरा जो कॉम्बिनेशन है, इसको वो कभी बना भी सकते थे? उनके तस्वुर में नहीं था। अगर चिदम्बरम का वो जो बयान था उसमें पार्लियामेंट में, अगर वो सुनो, आपको समझ में आएगा वो सोच नहीं सकते थे। जो इंसान सोच नहीं सकता वो इंसान कर कैसे सकेगा? तो ये कहना कि अगर कांग्रेस होता, बीजेपी होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी कर देते, नहीं, वो नहीं कर सकते थे। आप वहां जा नहीं सकते जिसके बारे में आप सोच नहीं रहे। जो सोच रहा है सिर्फ वही जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी ऐसी चीज हुई है भारत के साथ जो उसको संभालना। सी द थिंग इज, अगर अगर इंडिया या किसी ऐसे देश का अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है फाइनेंशियल या कोई भी ऐसी अटेनमेंट या अकम्पलिशमेंट की है, अगर उसको गिराना है, कोई उसको गिराने नहीं बैठता। वो क्या करते हैं, उसको डीलेजिटिमाइज कर देते हैं। मतलब अगर आपके पास इतनी बड़ी इंडिया की डेमोक्रेसी है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते, पर आप उसको डीलेजिटिमाइज तो कर सकते हैं ना। वही वो करते हैं। डेमोक्रेसी रेटिंग्स में 0, डेमोक्रेसी रेटिंग में आप अफगानिस्तान से भी नीचे आ रहे हो, हैप्पीनेस रेटिंग में आप नीचे आ रहे हो। अफगानिस्तान में ज्यादा अच्छे हैं, सोमालिया में ज्यादा अच्छे लोग खुश हैं, बांग्लादेश तो वैसे ही बड़ा अच्छा कर रहा काम। तो आप उसको डीलेजिटिमाइज कर देते हो। ऐसे ही अगर आप यूपीआई आधार को अगर आप नहीं गिरा सकते, नहीं खत्म कर सकते, तो आप उसको डीलेजिटिमाइज तो कर सकते हो ना। ऐसे नॉर्म्स बना दो, ऐसे रूल्स बना दो कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो ना चल पाए। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ ये कैसे चलता है। जब जैसे नेटस्केप होता था एक जमाने में, ब्राउजर आया था, सबसे ज्यादा अच्छा ब्राउजर नेटस्केप था। फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर आया। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो इसने बनाया माइक्रोसॉफ्ट ने, दैट एक्चुअली टुक ओवर द एंटायर इंटरनेट। वो सारे जो अच्छे अच्छे ब्राउजर्स थे वो सारे बर्बाद हो गए, सारे खत्म हो गए। ये बचा क्योंकि दिस वाज अ मोस्ट मार्केटेड वन। लोटस 1 2 3 आया था, लोटस 1 2 3 वाज वेरी वेरी गुड, पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने आके वो सारा खत्म कर दिया। ऐसे ही एआई के अंदर एक या दो ऐसे प्लेयर्स बचेंगे जो आगे जाके चलेंगे, बाकी सब डीलेजिटिमाइज होके उनको वो बर्बाद कर दिया जाएगा। जैसे ट्विटर के टाइम में अगर आपको याद हो
ट्विटर में इन्वेस्टमेंट जो है CIA ने की थी, बाकी भी ऐसे और थे माइक्रो कंटेंट वाले प्लेटफॉर्म्स, मुझे अच्छे से याद है। वो जो प्लेटफॉर्म से वो सारे सारे 1 साल के अंदर सब बंद हो गए, सिर्फ ट्विटर चला। क्यों? ट्विटर के अंदर इन्वेस्टमेंट थी। इन्वेस्टमेंट थी और उन्होंने बाकियों को चलने नहीं दिया। दे ट्रैप्ड देम इन सम ऑफ द अदर लूप। सेम थिंग हैपेंड विद फेसबुक। ऑर्कुट तभी खत्म हुआ था। तो वो आपको सीधा नहीं मारते, आपको डी लेजिटिमाइज कर देते हैं, आपकी स्केल खत्म कर देते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट्स खत्म कर देंगे। That is how it works. So when India tries to actually work with UPI, with the other countries, उनके साथ अगर वो इंटीग्रेशन करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि इससे पहले कि वो नॉर्म्स आएं, वो रूल्स आएं, जो स्टैंडर्ड बन जाएं, जो नेक्स्ट जनरेशन के UN टाइप चार्टर बन जाएं, उससे पहले ये जो है UPI आधार becomes a standard इन द एंटायर ग्लोबल साउथ, जिसको आप मिटा ना पाए। तो स्टार्ट हमने बात की थी H1B वीजा से। देखिए कहाँ से कहाँ तक तार जुड़े हुए हैं, कहाँ से कहाँ तक तार जुड़े हुए हैं। जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, ऐसी डिटेल्ड एनालिसिस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और जाने से पहले देश सर का अपना पोर्टल है दृष्टिकोण.com, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर हिज पोर्टल ऑल्सो। बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत डिटेल्ड और आई वुड से डीप डाइव एनालिसिस करते हैं अपनी जियोपॉलिटिक्स के साथ में एंड वर्ल्ड ओवर क्या हो रहा है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर महादेव।